नमस्कार साथियों। क्या आप सहमत हैं कि ईरान का अमेरिका और इजराइल के साथ जो युद्ध चल रहा है इसमें विस्तार होने की संभावना है और ये जल्द खत्म नहीं होगा ऐसा लग रहा है। और अभी जो युद्ध का कंसंट्रेशन है जो हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास है, इसके अलावा ये एक और जो स्ट्रेट है बाब अल मंदेब स्ट्रेट, इसको भी अफेक्ट कर सकती है और इसको भी ब्लॉक किया जा सकता है। और यदि ऐसा होता है तो कुछ नई सिचुएशंस क्रिएट होंगी और उसके जो इफेक्ट की वजह से दुनिया के व्यापार और जियो पॉलिटिक्स पे क्या इफेक्ट होगा इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। आप इस वार्ता में हमारे साथ बने रहिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस बार जो युद्ध के जो लेटेस्ट सिग्नल हमें मिल रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि युद्ध अब जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। कोशिश की गई और ऐसे सिग्नल भी मिले थे कि शायद युद्ध विराम हो जाए और बीच में कुछ दिनों के लिए युद्ध को रोकने की बात हुई थी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आपस में ये सभी देश एक दूसरे के ऊपर मिसाइल अटैक करते रहे और एक दूसरे के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको भी नुकसान पहुंचाते रहे। तो अभी जो युद्ध के 27वें दिन यानी आज के दिन ये खबर है कि ईरान ने एक धमकी दी है कि यदि अमेरिका ने ईरान के खर्ग आइलैंड के ऊपर आक्रमण किया और उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश की तो ईरान हार्मुज स्ट्रेट के साथ साथ दूसरी जो स्टेट है पास में बाब अल मंदेब स्टेट उसको भी ब्लॉक कर देगा। ऐसी खबर मीडिया में चल रही थी कि अमेरिका शायद ये कोशिश कर रहा है कि हार्मुज स्टेट से जो कि ऑयल और एलपीजी और दूसरे जो कमोडिटीज़ है उनका व्यापार जो प्रभावित हो रहा है तो उसको स्मूथ करने के लिए शायद इसके ऊपर कब्जा करके इसको अपने कंट्रोल में ले लेगा। इसी रेफरेंस में ईरान ने अपने कमेंट दिए। इस नक्शे को देखिए, बाब अल मंदेब जो स्टेट है ये आपको दिखाई पड़ रहा है और ये रेड सी का दक्षिणी प्रवेश द्वार है जो हिंद महासागर से मेडिटेरेनियन सी को जोड़ता है। ये किससे जोड़ता है? ये जो अदन की खाड़ी है और सुएज नहर के माध्यम से ये कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश होती है। पहले हम इसकी जियोलॉजिकल जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करता है। ये इसका एक जो इम्पोर्टेंस है कि इसके नॉर्थ में एशिया है और इसके जो सदर्न पार्ट है इसमें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। और इसमें जो देश कौन से हैं जो इसकी समुद्री सीमा बनाते हैं, पूर्व में जो ईस्टर्न पार्ट है उसमें यमन है और जो वेस्टर्न पार्ट है उसमें जिबूती और इरिशिया, ये दो देश हैं। और इसके जो डायमेंशंस हैं, इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं है, करीब 50 किलोमीटर का है और इसकी चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 26 से 32 किलोमीटर के बीच में जगह जगह पर वेरी करती है। और इसकी जो गहराई है, एवरेज जो गहराई है वो करीब 186 मीटर है, यानी 610 फीट के आसपास है। और इसमें भी जो डेप्थ है वो वेरी करती है, वो यूनिफॉर्म डेप्थ नहीं है। इसमें एक आइलैंड भी है, उस आइलैंड का नाम है पेरिम आइलैंड, मयून भी कहते हैं उसको। और ये यमन के क्षेत्र में आता है और इसकी खासियत क्या है कि ये इस जंगल को दो भागों में डिवाइड कर देता है। एक इसका पार्ट है उसको ईस्टर्न चैनल कहते हैं, उसका दूसरा नाम बाब इस्कंदर भी है। ये 3 किलोमीटर चौड़ा है और इसकी जो गहराई है करीब 30 मीटर है। तो इसीलिए ये बहुत बड़े जहाज़ों के लिए उपयोग में नहीं आता है और लोकल जो सी ट्रांसपोर्टेशन और जो मूवमेंट है छोटे जहाज़ों का, छोटी जो नौकाएं हैं उनका, उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। एक जो दूसरा पार्ट है उसको वेस्टर्न चैनल बोलते हैं, जिसको कि डक्ट अल मयून भी कहते हैं। ये बड़ा है, ये 26 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है और इसकी गहराई भी अच्छी है। इसकी गहराई 310 मीटर है और इसको इंटरनेशनल शिपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यही मेन जो रूट है वो यही है। अब प्रश्न उठता है, जैसा कि ईरान ने बोला कि इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा यदि अमेरिका इसके ऊपर अमेरिका जो कर्ग आइलैंड है उसके ऊपर अटैक करता है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? तो जाहिर है कि सिंस ये इंटरनेशनल रूट है तो इसका इफेक्ट व्यापार और इकोनॉमी के ऊपर जरूर होगा। ये जो रूट है ये यूरोप और एशिया के व्यापार के लिए लाइफ लाइन के समान है, तो ये शॉर्टेस्ट रूट है। और ये रूट यदि बंद कर दिया गया तो एशिया और यूरोप के बीच में जो व्यापार है उसमें बहुत बड़ी बाधा सामने आएगी।
ऐसा जो डेटा अवेलेबल है वो ये बताता है कि टोटल जो ग्लोबल मरीन बिजनेस है उसका लगभग 10 से 12% बिजनेस इसी रूट के थ्रू होता है। और जो एनर्जी का एक्सपोर्ट होता है, तो 2023 और 24 का डेटा अवेलेबल है। उसके हिसाब से प्रतिदिन करीब करीब 10 मिलियन बैरल तेल और पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट हैं वो इस रास्ते से गुजरते हैं। दूसरी कमोडिटीज़ भी हैं, जैसे कि ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स हैं, फर्टिलाइज़र है और भी दूसरे जो कंज्यूमर आइटम्स हैं जो कि मतलब जिनका मैन्युफैक्चरिंग एशिया में होता है और यूरोप के मार्केट तक जाता है, तो वो सब इसी के थ्रू रूट होता है। इसका जियोपॉलिटिकल जो महत्व है उसको इस मैप के माध्यम से आप समझिए कि आप ये देखेंगे कि नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जो स्टेट ऑफ हर्मुज है वहाँ आप ईरान को देख पा रहे हैं। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि दूसरे जो सदर्न पार्ट में जो देश हैं, ओमान आपको दिखाई पड़ रहा है नक्शे में, सऊदी अरब दिख रहा है, यमन दिख रहा है और यमन से फर्दर साउथ में आप देखेंगे कि एक सी रूट है जिसमें आप देखेंगे रेड सी है और गल्फ ऑफ अडन है। इन दोनों के बीच में एक छोटा सा एक पैच है, उसको बाब अल मंदेब स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। और ये जो स्ट्रेट है ये जैसा अभी आपको बताया कि यूरोप और एशिया को जोड़ता है। इसके फर्दर साउथ में जो देश है उसमें आपको मैंने पहले बताया इरिशिया है और इरिशिया के अलावा जो दूसरा देश है वो है जिबूती। तो ये दोनों देश इसके साउथ में है। तो बहुत ज़्यादा देश इसको कंट्रोल नहीं करते हैं, ये दो ही देश इसको कंट्रोल करते हैं। अब यदि इसको ईरान ब्लॉक करता है तो ये जानना जरूरी है कि ये कैसे करेगा। ईरान को इस एरिया में आने के लिए ओमान का रूट तय करना है यदि वो समुद्र से आता है, और यदि वो मिसाइल के थ्रू कवर भी करना चाहता है तो उसे सऊदी अरब को क्रॉस करना है। ये थोड़ा सा मुश्किल दिखता है। तो यहाँ ये जानने वाली बात है कि यमन और ईरान आपस में फ्रेंड कंट्रीज हैं और ईरान यहाँ पर हुती जो पॉलिटिकल मिलिट्री मूवमेंट है, कहा जाता है कि ईरान उसको सपोर्ट करता है और इसी के माध्यम से शायद इस रूट को ब्लॉक किया जा सकता है और पहले भी ऐसा हुआ है। तो यदि ब्लॉक हो जाता है, ये भी जानना है कि जो शिपिंग मूवमेंट है उसे कैसे कंट्रोल किया जाता है और इसके कुछ और भी जो इश्यूज हैं हो सकते हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो लीगल स्टेटस ये है कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी, जिसको कि शॉर्ट में यूएन क्लोज बोलते हैं, इसे 1982 में अडॉप्ट किया गया था और 1994 में ये इफेक्ट में आ गया। इसके अनुसार ट्रांजिट पैसेज का नियम लागू होता है, जिसका अर्थ यह है कि जहाज़ों को समुद्र तट पर स्थित देशों, जैसे कि इस वाले जो केस में जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें यमन है, जिबूती है, एशिया है, तो इनका जो रीजनल वाटर है इसमें बिना किसी बाधा के मूवमेंट का राइट है। मतलब भले ही इनकी सीमाओं से गुजर रहा है कोई शिप, लेकिन ये उसको जो आवागमन है, उसका जो मूवमेंट है, शिप का जो मूवमेंट है, उसको ये डिस्टर्ब नहीं कर सकते, उसको रोक नहीं सकते। ये है। फिर इस एरिया में क्योंकि इसकी जो लोकेशन है बहुत ही स्ट्रेटेजिक है और ये जो क्षेत्र है ये पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, अस्थिरता है यहाँ पर। इसकी वजह से ये जो क्षेत्र है दुनिया के उन क्षेत्रों में से है जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा मिलिट्री एक्टिविटीज़ होती हैं। जिबूती में खास तौर से यदि हम कहें तो अमेरिका, चीन, फ्रांस, जापान और इटली के मिलिट्री बेस हैं। तो अब आप सोचिए कि एक देश के अंदर जो कि छोटा सा देश है उसके अंदर कितने सारे मिलिट्री बेस मौजूद हैं। और वो क्यों मौजूद हैं? वो इसीलिए मौजूद है कि इस क्षेत्र की मॉनिटरिंग कर रहा है। यहाँ जो शिप निकलते हैं उनको सबसे ज़्यादा डिस्टरबेंस होता है सोमालिया के जो पायलट्स हैं जो कि लूटपाट करते हैं। इसके अलावा हुती जो मिलिट्री ऑपरेशंस करते हैं वो भी जहाज़ों के मूवमेंट को समय समय पे डिस्टर्ब करते हैं, रोकते हैं या कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए उनको नेवल प्रोटेक्शन दिया जाता है। और ये जो नेवल प्रोटेक्शन देने के लिए अमेरिका की लीडरशिप में ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन और यूरोपियन यूनियन का एक स्पाइडर्स,
ये दो जो इनिशिएटिव्स हैं उसके तहत जो कमर्शियल जहाज हैं उनके मूवमेंट को सेव किया जाता है। इसके बावजूद जैसे कि ईरान ने धमकी दी है कि यदि अमेरिका कर्ग आइलैंड पर अपनी सैन्य कार्रवाई करता है तो ईरान बाब अल मंदेब स्टेट पर हमला करके उसे भी शिपिंग के लिए इनसिक्योर करेगा। और यदि ऐसा होता है तो आप सोचिए कि जो बिजनेस इस रूट के थ्रू होता है उसमें कितनी कठिनाई होने वाली है। तो 20% जो सी रूट जिसके थ्रू व्यापार होता है वो हार्मुज स्टेट से कंट्रोल हो रहा है और करीब 10 से 12% यहाँ जो बाब अल मंदेब स्टेट है यहाँ से होता है। तो करीब 35 से 36% के आसपास जो ग्लोबल व्यापार है उस व्यापार के ऊपर इसका इफेक्ट होता है। तो जाहिर बात है कि जब व्यापार के ऊपर असर पड़ेगा तो उसका असर प्रोडक्शन के ऊपर पड़ेगा, उसका जो असर है वो उन देशों की जो कि इससे प्रभावित हो रहे हैं उनकी अर्थव्यवस्थाओं के ऊपर भी पड़ेगा। तो जो अभी हार्मोस स्ट्रीट की वजह से जो एनर्जी प्रोडक्ट्स उनको नहीं मिल पा रहे हैं, इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड है, हीलियम है और भी बहुत सारे फर्टिलाइजर है और भी बहुत सारे जो कमोडिटीज़ हैं, इवन जो इन देशों को अनाज वगैरह लगता है वो भी इनसाइड मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, आउटवर्ड मूवमेंट भी नहीं हो पा रहा है और इनवर्ड मूवमेंट भी नहीं हो पा रहा है। तो सभी देशों की जो इसमें डायरेक्ट फाइट में है और जो दूर है, जो इनसे व्यापार करते हैं वो भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। इसीलिए दुनिया में आर्थिक मंदी का एक बड़ा कारण ये युद्ध बन रहा है और यदि ये वाली स्टेट पे भी वार ओपन हो जाता है तो ये समस्या और गहराएगी। तो कोई उम्मीद बची है क्या? उम्मीद कुछ दिखाई पड़ रही है। अमेरिका ने समझौते के लिए 15 पॉइंट रखे हैं, तो इसके काउंटर में ईरान ने भी 5 पॉइंट रखे हैं और इन्हीं पर कोई बात आगे बढ़ेगी ये या नहीं बढ़ेगी ये फ्यूचर में देखने की बात है। अभी तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये बात आगे नहीं बढ़ेगी क्योंकि दोनों देश आपस में एक दूसरे के ऊपर हमला जारी रखे हुए हैं। लेकिन चूंकि दुनिया के बहुत सारे देश इससे प्रभावित हो रहे हैं तो एक प्रेशर भी पड़ रहा है और इसी प्रेशर के तहत ऐसा माना जा रहा है कि अभी अमेरिका ने जो 5 दिन का अपनी तरफ से युद्ध विराम किया है वो इसी का एक नतीजा है और जो बैकडोर जो इनिशिएटिव हो रहे हैं युद्ध को रोकने के लिए और एक विन-विन सिचुएशन में युद्ध को समाप्त करने के लिए वो भी अभी चल ही रहे हैं। दूसरा इसका इफेक्ट तो दिखना भी शुरू हो गया है। अभी आप देखिए कि फिलीपींस, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर कि व्यापार और जो दैनिक जीवन है ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो प्रभावित होना शुरू हो गया है। तो ये युद्ध जितनी जल्दी खत्म हो उतना सभी के लिए अच्छा है। आज के लिए इतना ही। आपको यदि ये वार्ता पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो पर फिर आपसे मुझसे मुलाकात करेंगे। आपने हमको सुना इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।